नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्सन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के उन प्रश्नों को करेंगे जिनको विद्यार्थी एग्जाम में सबसे ज्यादा बार गलत करते हैं। ये जो प्रश्न है, जितने भी क्वेश्चन हम इस वीडियो में करेंगे, ये मैंने जो है नीमी मॉक टेस्ट ऐप से लिए हैं, क्योंकि उसमें जो है स्टूडेंट जो है जब टेस्ट देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो टेस्ट मैंने देखे तो उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो प्रश्न गलत किए थे उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर इनसे कोई प्रश्न आता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर भी जो विद्यार्थी हैं इन प्रश्नों को गलत ही करेंगे। सो हम नहीं चाहते कि आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत हो जाए एग्जाम में, इसलिए इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला प्रश्न है, चूज द करेक्ट कंटेक्स्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन। यानी कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान जब आप बात करते हैं तो इनमें से कौन सा सही वर्ड है इस सेंटेंस को पूरा करने के लिए। तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान अगर आप बोलते हो एक्सक्यूज मी आई वुड डैश, यानी कि जब आप बातें कर रहे होते हो ग्रुप में तो उस समय आप जो है सामने वाले को बोलते हो तो उसको रोकते हो, टोकते हो बीच में, तो आपको क्या बोलते हो, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो थोड़ा रुकिए, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं। तो एक्सक्यूज मी हम इसलिए बोलते हैं जब हम किसी को बीच में टोकते हैं। तो एक्सक्यूज मी आई वुड इंटरप्टिंग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए इंटरप्टिंग। इंटरप्टिंग का मतलब होता है बीच में टोकना। दूसरा प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी ऑफ प्योर रिस्क। इनमें से कौन सी कैटेगरी जो है वो प्योर रिस्क की नहीं है। प्योर रिस्क का मतलब क्या होता है, यहाँ नीचे आप देख सकते हैं डेफिनेशन लिखी हुई है। प्योर रिस्क इज अ टाइप ऑफ रिस्क दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड हैज टू आउटकम्स, कंप्लीट लॉस और नो लॉस एट ऑल। यानी कि प्योर रिस्क वो होता है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इसका आउटकम क्या होगा, या तो आपको पूरा नुकसान होगा या फिर पूरा नुकसान नहीं होगा, या तो होगा या फिर नहीं होगा, और इस रिस्क को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो कि प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है। तो प्रॉपर्टी का रिस्क, टेक्नोलॉजी रिस्क, लायबिलिटी रिस्क या फिर पर्सनल रिस्क। तो जो टेक्नोलॉजी का रिस्क होता है वो आपका जो है प्योर रिस्क की कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी को जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन प्रॉपर्टी रिस्क, मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग अगर भूकंप आया तो वो गिर जाएगी, तो क्या आप भूकंप को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हो। लायबिलिटी यानी कि विश्वास, मान लीजिए आप किसी एम्प्लॉय पर विश्वास करते हो, ठीक है, अगर वो सामने वाला, आप सामने वाले पर विश्वास करते हो लेकिन सामने वाला अगर आपके साथ धोखा करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। इसी तरह आपका पर्सनल रिस्क, मान लीजिए आपको हार्ट अटैक आ जाए, क्या आप अपने हार्ट अटैक को रोक सकते हो, नहीं रोक सकते हो, क्योंकि मृत्यु सबकी निश्चित है, कभी ना कभी तो आनी है, हम उसे नहीं रोक सकते। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है, मान लीजिए मेरी गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के अंदर मान लीजिए मेरे ब्रेक थोड़े कमजोर है तो मैं उनको फिर से ठीक करके जो है सही से कर सकता हूं। कोई भी टेक्नोलॉजी में किसी वेबसाइट में कोई कमी आती है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं, उसके कोड को सही तरीके से लिख सकते हैं। तो तकनीकी जो रिस्क होते हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो प्योर रिस्क में नहीं होते हैं। तो प्योर रिस्क कौन सा होता है, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, विच इन्वेस्टमेंट इज कंसाइडर्ड फॉर डिसाइडिंग द स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज। यानी कि विनिर्माण उद्योगों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस यानी कि कोई कंपनी लगाना चाहते हैं तो आप निवेश, इन्वेस्टमेंट, पैसा खर्च करने के लिए किस बारे में सोचेंगे कि आपको जो बिजनेस है वो छोटा लगाना है या बड़ा लगाना है। अगर आपको छोटा बिजनेस लगाना है तो आपको क्या सोचना पड़ेगा कि मशीनरी कितनी चाहिए होगी, ठीक है, इसके अलावा जो आपका जगह होगी वो प्लांट वो शहर में होगी, गांव में होगी, कितनी जगह में होगी, ठीक है। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है। सबसे पहले हमें सोचना पड़ता है कि हम जो कंपनी लगाने वाले हैं वो छोटी है या बड़ी है, उसमें मशीनें बड़ी होंगी या फिर छोटी होंगी। जैसे मान लीजिए आप एक आटा चक्की लगाना चाहते हैं तो वो भी एक तरह का प्लांट है, लेकिन एक छोटा, एक दुकान के बीच में एक सिंपल आटा चक्की आप लगा सकते हैं। वहीं अगर आप एक पूरी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जिसमें आप जो है आटा तैयार करेंगे, पैकिंग करेंगे और मार्केट में बेचेंगे, तो एक बड़ा प्लांट भी आप लगा सकते हो। उद्योग एक ही है, आटा चक्की का, एक छोटा है एक बड़ा है। फर्क क्या है मशीनरी का और प्लांट का, प्लांट एक छोटा है एक बड़ा है और दूसरे में बड़ी मशीनें हैं। तो प्लांट और मशीनरी, ठीक है। तो सबसे पहले हम किस पर विचार करते हैं, प्लांट और मशीनरी पर विचार करते हैं। चौथा प्रश्न है, मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार कौन सी राशि मजदूरी राशि में शामिल है। तो मजदूरी भुगतान अधिनियम के अनुसार जो महंगाई भत्ता होता है, ठीक है, तो महंगाई भत्ता जो है वह मजदूरी राशि में शामिल होता है। पांचवा प्रश्न है, विच वन इज अ
करेक्ट चैनल थ्रू विच मार्केटर्स कैन रीच कस्टमर। तो इनमें से कौन सा एक सही चैनल है या फिर सही तरीका है जिसके माध्यम से बाजार जो है वो ग्राहकों तक पहुंच सकता है, यानी कि एक कंपनी डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को जो है कस्टमर तक कैसे पहुंचा सकती है। तो कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो मैन्युफैक्चरर यानी कि सबसे पहले कंपनी है, चारों ऑप्शन में आप देख सकते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में क्या होगा? दूसरे ऑप्शन में आपका सही होगा रिटेलर। रिटेलर कौन होते हैं? आपने देखा होगा बाजारों में जितनी भी दुकान होती हैं, जो फुटकर विक्रेता होते हैं, जो रेहड़ियों पर या फिर दुकानों में छोटा छोटा सामान बेचते हैं कम मात्रा में, ठीक है, तो वो क्या होते हैं? वो आपके फुटकर विक्रेता होते हैं, जिन्हें हम रिटेलर कहते हैं। तो कंपनी क्या करेगी? सीधे फुटकर विक्रेताओं को सामान देगी और वहां से कस्टमर डायरेक्ट जो है सामान खरीद लेगा, क्योंकि कस्टमर जो कभी भी कंपनी से डायरेक्ट सामान नहीं खरीदता है, वो खरीदता है रिटेलर से। रिटेलर यानी कि आपके आस पड़ोस में, गांव में जो भी दुकानें हैं, शहर में आसपास में जो दुकानें हैं छोटी मोटी, वो सब आपकी रिटेलर होते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है, मैन्युफैक्चरर यानी कि कंपनी, उसके बाद रिटेलर के पास सामान जाएगा, उसके बाद कस्टमर के पास जाएगा। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। तो जो आपका ईपीएफ अधिनियम है 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत क्या होता है? तो जो कर्मचारी होता है उसका ईपीएफ कितना कटता है, ठीक है, तो कंपनी में कितना ईपीएफ उसका काटा जाता है, तो वो होता है 12%। तो ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यानी कि विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? यानी कि मान लीजिए आप किसी दूसरे देश में जाकर के बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप अपने बिजनेस को वहां पर अच्छे तरीके से यानी कि जल्दी कैसे ग्रो कर सकते हो, ठीक है। तो जल्दी ग्रो करने के लिए क्या करना होगा? आपको वहां के लोगों के साथ मिलकर के काम करना होगा, यानी कि ज्वाइंट वेंचर, संयुक्त उद्यम, वहां उस देश में जो कंपनियां हैं उनके साथ मिलकर के अगर आप काम करेंगे तो आपका बिजनेस वहां पर जल्दी जो है सक्सेस, जल्दी ग्रो होने के चांसेस होते हैं। जैसे आपने देखा कि भारत में जो है चीनी जो कंपनियां हैं, जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो अपना सारा का सारा जो सामान है, वो प्रोडक्ट है, वो चीन से लेकर के भारत में आते हैं, लेकिन भारत में जो कंपनियां हैं वो अपने नाम का इस्तेमाल करते, भारतीय कंपनियों के नाम का इस्तेमाल करके सारा का सारा जो सामान है मोबाइलों का वो चीन से लाते हैं और भारतीय नाम का लेबल लगा करके भारत में बेचते हैं। तो ये कैसे होता है? चीन की जो कंपनियां हैं उन्होंने भारतीय कंपनियों के साथ जो है ज्वाइंट वेंचर यानी कि संयुक्त मिलकर के जो है एक उद्यम बिजनेस कंपनी लगाई हुई है। आठवां प्रश्न है, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली का बिल आदि के भुगतान में निवेश किया गया जो पैसा है वो किस कैटेगरी में आता है? तो अगर आप कच्चा माल खरीदते हो, मजदूरों को सैलरी देते हो, बिजली का बिल भरते हो, किराया देते हो गाड़ियों का, कुछ भी, तो वो सारा पैसा किस कैटेगरी में आता है? वो आता है आपका कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल में आता है। आपका जो कार्य है कंपनी का वो सही तरीके से चलाने के लिए इस पूंजी की आपको जरूरत पड़ती है, तो ये कार्यशील पूंजी है। 9वां प्रश्न है, व्हाट शुड कम नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। यानी कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस होता है, जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसमें जब आप किसी सॉल्यूशन को सेलेक्ट कर लेते हो, मान लीजिए आपके पास कोई प्रॉब्लम थी, मान लीजिए आपका चार्जर खराब है मोबाइल का और आपको पता चल गया कि उसका आपके मोबाइल का जो चार्जर है वो पूरी तरीके से खराब हो गया। अब आपको क्या करना होगा? आपको उसे बदलना है। तो आपने क्या किया? आपने सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन का आपने चूज कर लिया, यानी कि आपके पास क्या सॉल्यूशन है कि आपको उसे बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपने चूज कर लिया कि सॉल्यूशन क्या है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उस सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंप्लीमेंट द सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट यानी कि उस पर अप्लाई करेंगे, तभी आप उस चार्जर को बदल देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। तो ये कुछ प्रश्न थे जो कि मैंने निमी मॉक टेस्ट ऐप से लिए थे, जो कि विद्यार्थी सबसे ज्यादा बार गलत करते हैं। सो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।